तमाम देखने सुनने और जानने वालों को सलाम, आदाब, नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, अल्लाह के फजल व करम करम से। दिस इंटरव्यू सीरीज इज सपोर्टेड बाय रैन फाउंडेशन। जैसे कि नाजरीन आपको पता है, हम हर रोज एक नए मेहमान के साथ आते हैं और उनसे हर रोज नया कुछ सीखते हैं। इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए मैं आपका मेजबान डॉक्टर संजय कुमार आज एक बार फिर से एक और बेहतरीन इंसान, बड़ी ग्रेट पर्सनालिटी के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। सबसे पहले हम हमारे मेहमान को खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। मरियम, सबसे पहले वेलकम टू आवर शो। हम आपके मशहूर हैं, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम। आई एम सो फाइन एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो हमारी मेहमान है, ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। ये एजुकेशनिस्ट हैं, ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं। इनका नाम मरियम अजीज चौहान है। और भी इनकी बहुत सारी खूबियां हैं। आइए इनकी जुबानी सुनते हैं कि मरियम अजीज चौहान कौन है, क्या है। और ओके, थैंक यू सो मच। वेल, मरियम अजीज चौहान जो है वो एक एजुकेशनिस्ट है और उसे पढ़ाने का शौक है। और साथ साथ जो है क्योंकि मेरा डोमेन जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, तो मेरा पढ़ाने का ताल्लुक जो है वो छोटे बच्चों के साथ है। और साथ ही साथ छोटे बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ फिर मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे यहाँ जो भी प्री स्कूल में या अर्ली इयर्स के सेक्शन में जो टीचर्स पढ़ाने के लिए आती हैं, वो छोटे बच्चों को पढ़ाने की तैयारी के साथ नहीं आती हैं। सो देयर इज़ अ नीड कि उनको जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। चूँकि मैं इस प्रोफेशन में अपनी डिग्री लेकर आई थी, मतलब मैं प्रोफेशनली ग्रूम होकर फिर मैंने टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन किया था। ऐसी एक्सीडेंटली ज्वाइन नहीं किया था। तो ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन था कि टीचिंग करनी है और तैयारी के साथ करनी है। सो इसी वजह से फिर टीचर्स ट्रेनिंग भी ज्वाइन की। साथ ही साथ चूँकि मुझे लिखने का शौक़ था, तो पहले मैं जंग अखबार में लिखती रही, फिर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, अखबार का दौर चला गया। तो एंड नाउ आई एम डूइंग ब्लॉगिंग एज वेल। तो अब जो है बस पढ़ाना है छोटे बच्चों को। आई एम वर्किंग एज एन हेड मिस्ट्रेस एज वेल, साथ साथ टीचर्स ट्रेनिंग भी दे रही हूँ। और साथ साथ जो है आपकी तरह लोगों के साथ मैं भी इंटरव्यूज़ करती हूँ। स्पेशली मेरा एरिया जो है वो छोटे बच्चों के से बात करना है, उनके टैलेंट्स के बारे में बात करना है, उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करना है। तो माई पेज इज़ कॉल्ड शेयरिंग इंटरेस्ट विद मरियम अजीज़, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं मुझे। इसके अलावा उस पेज पे हम पेरेंट काउंसलिंग भी करते हैं, उनसे मुताल्लिक़ भी सेशन होते हैं। साथ ही साथ टीचर्स के चैलेंजेस और उनकी पेडागोजिकल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए भी गुफ्तगू होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े अच्छे बारे में बताया। सबसे बड़ा काम आप छोटे बच्चों पे जो उनको पढ़ाना, उन प्रॉपर ट्रेनिंग करना, फिर टीचर्स ट्रेनिंग करना। उसके अलावा आपने बताया कि आपको लिखने का शौक था। इस तरीके से आपने जंग अखबार से उसके बाद ब्लॉग लिखना शुरू किए। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि लिखने का शौक आपसे आपको कब से हुआ, कैसे पैदा हुआ? तो क्योंकि थोड़ा बहुत मैं भी लिख लेता हूँ, लेकिन मैं बहुत छोटा लेखक हूँ। तो आप बताइए। और वैसे मैं भी बहुत छोटी लेखक हूँ और राइटर हूँ, मुझे इतना भी बहुत ज़्यादा तो नहीं लिखना आता। लेकिन ये कि ये फ्रॉम द स्कूल लाइफ हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, वो बहुत सपोर्ट करते थे। और इसके अलावा चूँकि मैंने अपनी छोटी उम्र में ही जो है रेडियो पाकिस्तान कराची को ज्वाइन कर लिया था, तो वहाँ पर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हमसे कहा जाता था कि आपने जो भी स्क्रिप्ट पढ़ना है उसको आपने खुद लिखना है, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर्स वहाँ बच्चों के लिए नहीं होते थे। तो हमें फिर खुद ही जो है वो मौके के लिहाज से, इवेंट के लिहाज से अपना एक राइटअप तैयार करना पड़ता था और फिर उसको माइक पे जाके बोलना होता था। तो वहाँ से फिर शौक डेवलप हुआ रिसर्च करने का। और कभी ये होता था कि कोई टॉपिक जहन में नहीं आ रहा, तो ये होता था कि मालूमात इकट्ठी करके वो शेयर कर ली और उसका एक राइटअप बना लिया। तो तकरीबन रेडियो पे मैंने 5 साल काम किया इसी तरह से अपनी छोटी उम्र से, ग्रेड 7 से टिल दी एज टिल द ग्रेड 12 सेकेंड ईयर तक। और उससे बहुत
क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे ना वो बहुत गाइड किया करते थे राइटिंग के मामले में। वोकैबलरी बहुत अच्छी इम्प्रूव हुई वहाँ पर, सेंटेंस स्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ, पढ़ने का अंदाज इम्प्रूव हुआ, ख्यालात इम्प्रूव हुए। तो फिर जब मैं कॉलेज में आ गई तो वो होम इकोनॉमिक्स की पढ़ाई थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो वहाँ पर जो है रेडियो का सिलसिला भी टूट गया और लिखने का सिलसिला भी टूट गया। लेकिन वहाँ पे हमारी जो उर्दू लिटरेचर की एक टीचर थी वो बच्चियों को बहुत इनकरेज किया करती थी वो शायरी के हवाले से, कि क्योंकि वो पोइट्री ही पढ़ाया करती थी हमें, और वो खुद हाइको लिखा करती थी, उनकी बहुत सारी किताबें भी हैं। तो वो जो है हमें इनकरेज करती थी कि हम जो है जो भी जिस भी शायर की नज़म पढ़ रहे होते थे या गज़ल पढ़ रहे होते थे, तो वो कहते थे कि अब इसकी इस एक लाइन को लेके अब आपने आगे इसको खुद कहना है और लिखना है। और वो फिर एक एक लड़की जो भी इंटरेस्ट शो करता था उसकी सेहत भी करके देती थी उस लाइन्स की। तो उससे ये होता था कि हमें बहुत जब शाबाशी मिलती थी और वो टीचर इनकरेज करता था तो और भी अच्छा लगता था। एंड देन जो है फिर ये हुआ कि मैंने अखबार में जो है वो लिखना शुरू किया। जंग अखबार में एक नौजवानों का सफ़ा आया करता था, तो उसमें पहले तो कॉलेज के हवाले से ही कि कॉलेज में हमारे क्या मसाइल हैं, और मेरा ख्याल है जो मेरा सबसे पहला जो पब्लिश हुआ था वो हुआ भी कॉलेज के हवाले से ही था, क्योंकि उन दिनों हमारे कॉलेज की जो गोल्डन जुबली चल रही थी राना लियाकत अली खान गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स की, तो मैंने पूरा अपने कॉलेज को डिस्क्राइब किया था उसके अंदर के हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर ए गर्ल टू चूज अ कैरियर इन होम इकोनॉमिक्स। तो वो जो है उसका नाम भी हमसा हो तो सामने आए, तो उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया था कि होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस तरह से लड़कियों को बेहतर कैरियर चॉइस करने की जो है यहाँ पर और स्किल्स डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो उसको जो है मेरे कॉलेज वालों ने भी बड़ा सराहा था, और फिर उसके बाद उसी आर्टिकल को मुझे जो है कॉलेज के एक प्रोग्राम में पढ़ने के लिए भी बुलाया गया। तो ये इंकरेजमेंट मुझे अपने पहले आर्टिकल पे ही मिल गई थी। वो दैट वाज टू फेमस, इवन वो शायद अभी भी हमारी कॉलेज की लाइब्रेरी में वो रखा हुआ हो। फिर वहाँ से जो है फिर मैंने कहा कि बस ठीक है अखबार में लिखना शुरू करते हैं। तो पहले नौजवानों के सफ़े में लिखना शुरू किया, और फिर उसके बाद जब मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया था चाइल्ड डेवलपमेंट में, तो देन आई स्टार्टेड विद द जंग संडे मैगजीन। उसमें जो ख़वातीन का और फैमिली का एक पेज होता था, तो उसमें मैं वो पेरेंटिंग से मुताल्लिक आर्टिकल्स लिखा करती थी। सो दैट वाज माय जॉनरा ऑफ राइटिंग। तो मैं वो अफसाने, ड्रामे और वैसे सियासी मौज़ूआत पे नहीं लिखा करती थी, बट इट वाज जस्ट अबाउट पेरेंटिंग एंड गाइडिंग एंड काउंसलिंग, तो सॉफ्ट जी टॉपिक्स। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी जरूरी है कि पेरेंटिंग का एक स्किल है, उसके लिए काउंसलिंग लाजमी है। तो आपने इस पे लिखना शुरू किया, तो आज के जदीद दौर में, मॉडर्न दौर में पेरेंटिंग भी एक बड़ा स्किल है। तो ये बेहतरीन है, बेहतरीन जबरदस्त काम कर रही हैं आप। मेरा अगला सवाल है कि जैसे कि आप लिखती भी हैं, ब्लॉग्स भी करती हैं, तो ब्लॉग्स का शौक कैसे आया? कि अपनी राइटिंग को डिजिटलाइज करना है या कोई और ख्यालात थे कि मेरी राइटिंग जो है वर्ल्ड वाइड आगे बढ़ जाए? हाँ, शुरू में ऐसा हुआ जब मैं संडे मैगजीन के लिए लिख रही थी, जंग संडे मैगजीन के लिए, तो वो उन दिनों जो है वो ई न्यूज़पेपर आना शुरू हो गया था, और वो मुझे लिंक भी सेंड किया करते थे कि ये जो आपका आर्टिकल है वो हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है। फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद क्या हुआ कि जब मैंने उनकी वेबसाइट पे को विजिट किया और अपने आर्टिकल्स पढ़ना चाहे तो वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, हिस्ट्री ही रिमूव हुई हुई थी। तो उसमें लिखा, जब मैंने रब्ता किया अपनी एडिटर से, तो उसने कहा कि वो 10 या 5 इयर्स तक का डाटा वहाँ पर रहता है वेबसाइट पे, और फिर बाकी हम उसको रिमूव कर देते हैं। तो उससे मुझे बड़ा हर्ट हुआ। मैंने कहा लो, मेरी सारी मेहनत और मैं शेयर कर रही हूँ लोगों को, और वो तो उस पर लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, तो वो लिंक तो ब्रोकन है। सो देन आई स्टार्टेड कि मैं जो है बजाय इसके कि मैं इतना इंतज़ार किया करूँ लिख के कि वो वहाँ तक पहुँचे और फिर वो पूरा हफ्ता उसको लगे और फिर वो पब्लिश हो, और उसमें भी फिर वो बारी का इंतज़ार करना पड़ता था, क्योंकि वो रोज़ हर हफ्ते में भी मेरा नहीं आर्टिकल छपता था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है और लिखारी भी होते थे, तो उनको भी चांस देना होता था उन्होंने। तो वो इस वजह से जो है फिर मैंने कहा कि मुझे अपना पेज बना लेना चाहिए। और चूँकि मेरी कंप्यूटर स्किल्स अच्छी थी शुरू से ही, तो और मैंने बहुत जल्दी वर्डप्रेस वगैरह सीख लिया था जब जब ये नया नया आया था। तो देन आई स्टार्टेड माय ओन ब्लॉग। तो मैंने पहले जो है वो अपनी टीचर्स के लिए ही ब्लॉग बनाया था कि उसमें हम टीचिंग मटेरियल रखें, या टीचर से मुतालिक जो है वो क्लासरूम मैनेजमेंट से मुतालिक, या छोटे बच्चों को क्लासरूम टीचिंग और पैडागॉजी और इन सब से रिलेटेड था। लेकिन बट फिर आहिस्ता आहिस्ता देन आई started writing about my own hobbies and
थिंकिंग एंड अदर टॉपिक्स एज वेल। तो फिर उससे जो है मुझे ज़्यादा लगा कि मेरी जो है जो मेरी राइटिंग है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है रादर देन द न्यूज़पेपर। तो फिर मैंने न्यूज़पेपर को खैर बात कह दिया एंड देन आई स्टिक ऑन द ब्लॉगिंग। और फिर उसके बाद जो है व्लॉगिंग का सिलसिला आया, तो मुझे लगा कि व्लॉगिंग इज़ मोर अप्रोचेबल, क्योंकि व्लॉगिंग में क्या होता है कि लोग इतना पढ़ना पसंद नहीं करते, सब वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जब वीडियोस का ट्रेंड बढ़ने लगा तो फिर मैंने जो है वो कहा कि अब ब्लॉगिंग को कम कर देना चाहिए और ब्लॉगिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो देन आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग। ग्रेट। आपने बड़े अच्छे से बताया कि जो न्यूज़पेपर में आता था फिर वेबसाइट पे आपने भेजा, तो आपकी जो पूरी मेहनत थी वो 5-10 साल के बाद चली जाती थी। तो फिर इस तरीके से एग्जैक्टली। आप अपनी लेकिन अब पूरी तो खैर जर्नी। उनकी वेबसाइट्स भी बहुत अपग्रेड हो गई हैं, अब तो शायद ऐसा नहीं होता होगा, वहाँ पे अब रहती होगी हिस्ट्री। लेकिन जिस वक्त नया नया ई न्यूज़पेपर आया था तो उस वक्त मेरा ख्याल है कि वेबसाइट पे डाटा लिमिटेशंस हुआ करती थी कि इतना लिमिटेड डाटा ही आप डाल सकते हैं वेबसाइट पे, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस वजह से शायद वो ओल्ड हिस्ट्री रिमूव कर देते थे। तो दैट वाज क्वाइट हार्ट ब्रोकिंग फॉर मी कि मैं लोगों को अपने आर्टिकल्स के लिंक सेंड कर रही हूँ और वो मुझे आगे से कहते हैं कि ये लिंक ब्रोकन है, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है। और फिर मुझे वो आर्टिकल सारे अखबारों से निकाल निकाल के काट के और उसकी फिर मैंने एक पूरा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है ताकि मेरे पास एक प्रूफ रहे कि यस आई हैड बीन राइटिंग फॉर द न्यूज़पेपर। ग्रेट। अपनी मेमोरीज होती है, पोर्टफोलियो बनाया, अच्छा किया। जब भी इंसान देखता है कि मैंने क्या काम किया है तो यही चीजें याद आती हैं, यही काम उसको खुशी देते हैं कि उस वक्त मेरी सोच क्या थी। यंग एज पे भी मेरी सोच इतनी मैच्योर थी, तो ये हाँ बहुत अच्छी बात है। एग्जैक्टली। जी। मेरा अगला सवाल आपसे है कि जैसे कि आपने बातों में बताया कि आपने कॉलेज के बारे में लिखा, होम इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा, तो ये तो बड़ी अच्छी फील्ड भी है। और खास करके लड़कों को तो इस फील्ड का ज्यादा पता नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि कैसे आप इस फील्ड में आई, कैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और थोड़ा इस फील्ड के बारे में एक्सप्लेन कर दें, बता दें आप सब। और हाँ मुझे बड़ा मज़ा आएगा इसके बारे में बात करके। एक्चुअली जब व्हेन आई वाज इन मैट्रिक, जब स्कूल चल रहा था तो उस वक्त मेरे दिमाग पे ये सवाल था कि मुझे एडवोकेट बनना है। तो देन क्लास 6-7 में आई डिसाइडेड कि मुझे एडवोकेसी करनी है और लॉ बनना है। लेकिन माई फादर एंड माई फैमिली वॉज नॉट एग्री टू इट। तो उन्होंने मुझे समझाया कि लॉ पढ़ने के लिए पहले तुम्हें ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन के बाद ही यू कैन गो फॉर द लॉ कॉलेज। तो ग्रेजुएशन तो तुम्हें फिर ऐसा करो कि तुम हमारी मर्जी से कर लो जहाँ हम चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, वो तो पढ़ना ही तो है ना, चाहे कोई सी भी डिग्री लेनी है वो तो ग्रेजुएशन 4 साल तक गुजारने। तो देन माय सिस्टर्स सजेस्टेड मी कि मैं होम इकोनॉमिक्स, या बेसिकली उन लोगों का, जो मेरी बड़ी बहनें थी उनका ज़्यादा दिल था कि मैं होम इकोनॉमिक्स में जाऊँ, और उन्होंने मेरे फादर को भी इसीलिए कन्विंस किया। तो और होम इकोनॉमिक्स कॉलेज के बारे में आपको बता दूं कि पूरे पाकिस्तान में 5 हैं। एक कराची में है, एक लाहौर में है, एक जो है वो पेशावर में है, और एक जो है मेरा ख्याल है सिंध के जो शालतीफ यूनिवर्सिटी है उसके अंदर भी शायद इसका कैंपस है। तो ज़्यादा नहीं है ये कॉलेज, पूरे सूबे के अंदर एक है। सो उसमें जाहिर सी बात है फिर कंपटीशन भी ज़्यादा था, तो मुझे कहा गया कि पढ़ना है क्योंकि कॉलेज में एडमिशन लेना है। लेकिन ये मेरा अच्छे ग्रेड्स आ गए थे और मुझे वहाँ पर आराम से एडमिशन मिल गया। लेकिन होम इकोनॉमिक्स कॉलेज के बारे में अगर मैं बताऊँ तो वहाँ पर एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस वहाँ सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं, और वहाँ पर जो है वो होम साइंसेस पढ़ाई जाती हैं जिसके अंदर, और ये एक कंप्लीट साइंस फील्ड है, इट्स नॉट एन आर्ट्स फील्ड, और इसकी जो डिग्री है वो भी साइंस डिग्री ही कहलाती है। तो वहाँ पर आपको जो है फूड एंड न्यूट्रिशन भी पढ़ना पड़ता है, वहाँ पे आपको जो है केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ती है, क्योंकि फूड एंड न्यूट्रिशन को समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री, सो एंड बायोलॉजी एज वेल, क्योंकि आपको बॉडी नीड्स और ये सब कुछ समझने के लिए इन सब का एक कॉम्बिनेशन बनता है। तो साइंस के साथ बहुत ज़्यादा ये लिंक था। फिर हमें जो है क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल पढ़ाया गया, तो वहाँ पे भी केमिकल्स वगैरह कि कपड़ा कैसे बनता है, रंगता कैसे है, बुनाई कैसे होती है, हर चीज़ जो है वहाँ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग सिखाई गई। और उसके बाद हमारे पास एक सब्जेक्ट था रिलेटेड आर्ट्स का, जिसके अंदर जो है आर्ट एंड क्राफ्ट या रिलेटेड आर्ट्स हम उसको कहा करते थे, जिसमें हमें वो फाइन आर्ट्स स्किल्स सिखाया करते थे, ड्राइंग
कटिंग, पेस्टिंग और डिफरेंट क्राफ्ट को डेवलप करना फ्रॉम रिसाइकलिंग और फ्रॉम अदर स्टफ। तो उसमें जो है हमें बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स और स्किल्स सिखाए गए, जैसे टाई एंड डाई हमने सीखा, वहाँ पर हमने हैंड वीविंग सीखी, निटिंग सीखी, एंड देन ग्लास पेंटिंग और एचिंग और हमने बहुत सारी अजीब अजीब सी चीज़ें बनाई थी जो स्टिल आई रिमेम्बर। और मैं ये समझती हूँ कि वो ऐसी बुनियादी स्किल्स थी कि मैं अब कोई भी चीज़ अगर बाजार में ऐसे मिल रही होती तो मुझे फ़ौरन से समझ में आ जाता है कि इसमें इन्होंने क्या काम किया होगा या किस तरह से ये चीज़ बनाई गई होगी। तो ऐसा नहीं होता कि मैं ये हैरान परेशान हो जाऊँ कि अरे वाह ये क्या चीज़ है। इस तरह का नहीं है हमारा वो ब्रॉटअप, क्योंकि हमें वो शुरू से ही वो सारी बेसिक स्किल्स जो हैं वो सिखाई गई। इसके अलावा हमारा एक सब्जेक्ट था होम मैनेजमेंट का, जिसके अंदर हम जो है वो इंटीरियर डेकोरेशन भी सीखा करते थे, साथ साथ होम बजटिंग कैसे करनी है। अगर आप लो इकनॉमी का बजट है आपके पास और आपने किसी को अच्छी ग़िज़ा फराम करनी है और अच्छी तरीके से घर चलाना है, तो हाउ टू मेक अ बजट फ्रॉम दैट। देन द हायर बजट कैसे बनेगा, हायर इनकम बजट, मिडिल इनकम बजट कैसे बनेगा। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने हमें जो एक घर को चलाने के लिए ज़रूरी होती है वो हमें सब चीज़ें सिखाएं और प्रैक्टिकली सिखाएं। इसमें कुछ भी थ्योरी नहीं था, हमें हर चीज़ प्रैक्टिकल करके, यानी अगर मैं ये होम इसकी बात कर रही हूँ, बजटिंग की बात कर रही हूँ, तो हमें 12 दिन जो है वो हॉस्टल में रहना पड़ता था। और उस हॉस्टल में 2 कमरे और पूरा एक घर जैसा वो होता था, वो पूरा खाली होता था और हमें पहले उसको इंटीरियर डेकोरेशन करनी होती थी और सब 12 लड़कियों ने मिलके और फिर 12 लड़कियों ने मिलकर जो है वहाँ रहना भी होता था, जिसमें हमें ये सिखाया जाता था कि अगर आप लार्ज फैमिली में रह रहे हैं और शादी के बाद अगर आपको दूसरे घर जाना है तो हाउ टू कॉम्प्रोमाइज, हाउ टू टीम वर्क, हाउ टू कोऑपरेट, हाउ टू कोऑर्डिनेट। तो ये हमने वहाँ प्रैक्टिकली सीखा कि किस तरह से जो है वो अपनी रेजिडेंस पीरियड में कि मुख्तलिफ लोगों के साथ किस तरह से रहना है, वक्त गुजारना है और किस तरह से चीज़ों को देखना है। और हमने फिर बजटिंग की, हमें जो है 3 दिन जो है वो लो इनकम मेन्यू के साथ गुजारा करना होता था कि ये आपका बजट है, इसी में ही गुजारा करना है, इसी में ही खाना पीना है और इसी में सब कुछ करना है। ये फिर 3 दिन जो है वो मिडिल इनकम जो है हमें बजट मिलता था कि ये आपका है और आपने आप इसमें खर्च करना है। फिर 3 दिन जो है वो अपर मिडिल फिर हायर इनकम का जो है वो बजट मिला करता था। तो उसमें हमें पार्टी भी अरेंज करनी होती थी, हमें दिन भी गुजारना होता था। तो इट वाज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ लर्निंग द लाइफ स्किल्स, दैट हाउ टू लिव विद humans, how to live in a family and how to live with your environment. So और उसमें कैसे आपने सर्वाइवल करना है, आपकी क्या क्या स्किल्स होंगी, कैसे अपने माइंड को सही तरीके से इस्तेमाल करना है, अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करना है। और इसमें जो है मैं ये समझती हूँ कि आप एक बेहतर इंसान तो बनते ही बनते हैं, लेकिन साथ में इस फील्ड को पढ़ने के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हैं टू स्टार्ट योर करियर। क्योंकि इसमें होम इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है जैसे कि मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है कि आपने 5-6-7 साल लगाए तो आप सिर्फ डॉक्टर ही बन सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप सिर्फ इंजीनियर ही बन सकते हैं। आप होम इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद जो है, जैसे आई हैव बिकम एन एजुकेशनिस्ट, an expert of child development. My one friend has become a great fashion designer. The other friend has become a great interior designer. हम एक ही कॉलेज में पढ़ के इतनी डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड में मौजूद हैं। और मेरा ख्याल है हमारी एक दोस्त जो है वो फूड न्यूट्रिशनिस्ट है, वो एक कंपनी में काम करती है एज ए न्यूट्रिशनिस्ट। तो हर शख्स जो है वो अलग अलग फील्ड में है। सिर्फ आप ये भी नहीं कि सिर्फ आप नौकरी ही कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेसेस, क्योंकि जब आपके हाथ में स्किल होती है तो आप कुछ भी शुरू कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में तो आप अपना खुद बुटीक खोल सकते हैं, आप इंटीरियर डेकोरेशन का अपना खुद बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप क्राफ्ट डेवलप करके जो है अपनी खुद जो है अपना अपना एक क्राफ्ट लॉन्च कर सकते हैं और बना सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। तो देयर आर सो मैनी फील्ड। और घर में रहना तो खैर आ ही जाता है कि घर में कैसे रहना है, अच्छे इंसानी रवैये कैसे इख्तियार करने हैं, घर को मैनेज कैसे करना है, बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। तो ये सब चीज़ें भी बेसिक जो है वो होम इकोनॉमिक्स में सिखा दी जाती हैं। और ये मैं वैसे तो हमारा जो कॉलेज था वो गर्ल्स कॉलेज था, लेकिन मैं ये समझती हूँ इसको सिर्फ गर्ल्स कॉलेज नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ओपन फॉर द बॉयज़ एज वेल, क्योंकि दे शुड ऑल्सो लर्न अबाउट ऑल दिस थिंग्स, कि वो भी घर का ही हिस्सा होते हैं। और समटाइम्स उन्हें भी जो है वो
इस तरह का रोल प्ले करना पड़ता है, वो उन्हें घर चलाना पड़ जाए या उन्हें घर संभालना पड़ जाए, तो वहाँ पे उनकी स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हॉरिबल होती हैं, जो कि जिसकी वजह से फिर वो परेशान होते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर वो भी ये चीज़ें सीख लेंगे तो उनके लिए आसानी होगी और बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मरियम, आपने बड़े अच्छे से और बड़ी बारीक बीनी से होम इकोनॉमिक्स के बारे में बताया। नो डाउट बेसिक बेसिक स्किल लाइफ के हैं, वो सबको सीखने चाहिए, सबके लिए जरूरी है। तो आपने बड़े जबरदस्त अंदाज से बताया। तो मेरा अगला सवाल है आपसे कि नो डाउट यू आर फ्रॉम द होम इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, यू आर आपने बहुत सारे स्किल सीखे लाइफ के। मेरा अगला सवाल इससे रिलेटेड है कि जब आपने होम इकोनॉमिक्स में इतना मजा आ रहा था, इतने अच्छे से जा रहे थे, तो आपने कब सोचा कि मैं एजुकेशन के साइड पे आऊंगी, टीचर ट्रेन करूंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी? ये करियर का जो है ट्विस्ट कैसे आया? और अच्छा, चूंकि जैसे मैंने आपको बताया कि होम इकोनॉमिक्स में बहुत सारी फील्ड थी और शुरू में तो हमें सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ने होते थे सेकंड ईयर तक, बल्कि थर्ड ईयर तक, और फिर उसके बाद हमें चॉइस बनानी होती थी फोर्थ ईयर में जाके कि हमें एक्चुअली किस फील्ड में अपना जो है वो स्पेशलाइजेशन करना है। तो जब 3 साल तक सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे जो है हमारी जो आर्ट एंड क्राफ्ट की टीचर थी वो बहुत ही अच्छी थी, सुलझी हुई थी और बड़े प्यार से वो पढ़ाया करती थी। तो मुझे लगा कि मुझे बस आर्ट्स पढ़ना चाहिए और जो है वो पेंटिंग ड्राइंग वगैरह की तरफ जो है जाना चाहिए। और जब फाइनल ग्रेजुएशन में जब मैंने वो सब्जेक्ट ले लिया तो देन आई वाज क्राइंग तो क्योंकि जो है मेरे अंदर बिल्कुल भी आर्टिस्ट नहीं है तो मेरी टीचर जब भी मेरा काम देखती थी वो मुझसे ये कहती थी, बेटा तुमने ये क्यों ले लिया है, दिस इज नॉट फॉर यू तो मैंने कहा हाँ मुझे कहीं और जाना चाहिए था, बट आई हैव चोजन दैट फील्ड। लेकिन उससे मुझे काफ़ी कुछ फ़ायदा हुआ। मैं आर्टिस्ट तो नहीं बन सकी लेकिन क्राफ्ट मेरा बहुत अच्छा है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मैंने उस टाइम पे सीखी, जैसे हमने रग मेकिंग सीखी, हमने जो है वो पैच वर्क सीखा, हमने जो है एक हमारा था मार्बल से हम बनाया करते थे, मोज़ैक वर्क सीखा हमने। तो बहुत सारी स्किल्स हमने सीखी जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि क्राफ्ट बनाना भी एक मज़ेदार काम है। लेकिन चूंकि उसमें प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा होते थे, बहुत काम करना पड़ता था, फिर मेरे सारे घर वालों को मेरे साथ लगना पड़ता था। तो देन जब मैंने मास्टर्स अप्लाई किया तो मैंने जो है फिर वो चाइल्ड डेवलपमेंट का सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, बिकॉज दैट वाज द लीस्ट कहना चाहिए हार्ड वर्किंग उसमें प्रोजेक्ट सबसे कम थे। तो मैंने कहा ये मेरा ख्याल है सही रहेगा, इसमें सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करनी है, तो हमें किताबें पढ़ने का शौक था तो हमने कहा बस यही वाला कर लेते हैं। लेकिन चाइल्ड डेवलपमेंट व्हेन आई सिलेक्टेड दैट, तो उसमें इतना वो हमारी लाइफ से इतना कनेक्टेड था वो सब्जेक्ट, बिकॉज दे डिस्कस अबाउट हाउ द चाइल्ड ग्रो, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होती है। तो हमारे हर फिजिकल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, हर चीज़ पे उसमें डिस्कशंस होता था। फिर हम एक कम्युनिटी डेवलपमेंट का सब्जेक्ट पढ़ा करते थे कि जिसमें ये पता चलता था कि कम्युनिटीज़ कैसे डेवलप होती हैं, कैसे ग्रो करती हैं, कैसे इंटरेक्ट करती हैं। तो उससे पता चला कि एज एन इंडिविजुअल कम्युनिटी पे हमारा कितना ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी है और हमें किस तरह से इंडिविजुअल तो काम करना है, कम्युनिटी के साथ भी कैसे काम करना है। और फिर जो है हमारे पास एक सब्जेक्ट था एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का, जिसमें हमें ये पढ़ा करते थे कि जो बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ हैं उनका जो है हमें कैसे फैसिलिटेट करना है, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे फिर सारी काफ़ी इन डिटेल उसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा। तो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा, कल्चरल्स के बारे में पढ़ा, तो दैट वाज सो अमेजिंग। मुझे ऐसा लगता था कि सब लोग समझते थे मेरे नंबर सबसे ज़्यादा अच्छे आएंगे क्योंकि आई वाज ऑलवेज इन द डिस्कशंस एंड आई ऑलवेज टेक पार्ट इन and I always raise the questions during the discussions. इतना आपकी लाइफ से कनेक्टेड चीज़ जब आप पढ़ रहे होते हैं, तो आपने आज एक थ्योरी पढ़ी है, नाउ यू आर ऑब्जर्विंग द थिंग्स इन द एनवायरनमेंट अराउंड यू, तो वो आपको बहुत अच्छा लगता है। सो चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ने के बाद, मास्टर्स करने के बाद एक अपॉर्चुनिटी आई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि वो फ्रेश मास्टर्स को गवर्नमेंट सेक्टर्स में इंटर्नशिप जो है वो ऑफर कर रहे थे, और दैट वाज फॉर ऑल ओवर द पाकिस्तान, नॉट ओनली इन द सिंध, जो शौकत अजीज साहब ने ऑफर किया था। तो वहाँ पे जब 1 साल हमने भी अप्लाई किया उसके अंदर, और 1 साल मुझे जो है अपने ही कॉलेज में एज एन लेक्चरर, एज एन इंटर्न लेक्चरर जो है वो अपॉइंट किया गया। तो दैट वाज सो अमेजिंग, मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आने लगा। और लेकिन ये है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि क्योंकि उस वक्त मैं खुद भी बहुत यंग थी, बिकॉज आई वॉज फ्रेश
मास्टर। तो और उस वक्त मुझे जो है वो ग्रेजुएट बच्चियों को पढ़ाना है या इंटरमीडिएट बच्चियों को पढ़ाना होता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि उनके पास जो है वो बहुत ऐसे ही सवाल होते थे या ऐसे ही उनकी जो है वो मसाइल होते थे जो क्योंकि मैं भी उन्हीं के लेवल पे थी ना, मैं वो केटर नहीं कर पाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि आई नीड टू ग्रो मोर रादर देन टू बी इन द फील्ड। तो फिर मैंने कहा मैं इस, क्योंकि जाहिर सी बात है कॉलेज लाइफ के बच्चों के मसाइल ज़रा अलग तरह के होते हैं, और उन्हें लगता था कि मैं चूंकि उनकी एज ग्रुप की हूँ तो मैं जल्दी उन बातों को समझ लूँगी। तो मुझे और फ्रस्ट्रेशन होती थी कि वाई दे आर कमिंग टू मी टू शेयर विद मी, कहीं किसी सीनियर के पास जाएं, उनसे डिस्कस करें, हाउ कुड आई हेल्प देम। सो लेकिन ये कि वहाँ पे फिर मैंने कॉलेज को ड्रॉप किया, देन आई ट्राइड टीचिंग इन सेकेंडरी क्लासेस, देन आई ट्राइड टीचिंग इन प्राइमरी क्लासेस, और फाइनली जब मैं प्री प्राइमरी में आई तो मुझे लगा दिस इज द राइट प्लेस फॉर मी टू बी, because this is something that I really feel happy, and I really feel energetic, and I really feel that this is something that where I really wanted to be. तो बच्चों के दरमियान जब मैं आई और बच्चों के साथ मैंने पढ़ाना शुरू किया, छोटे बच्चों को, तो और चूंकि मैं थ्योरी पढ़ के आई थी ना, तो वो अप्लाई करने में दैट इज समथिंग वो बहुत ही कुछ अजीब सी एक आपकी एक्साइटमेंट होती है आपके, मुझे पता है कि हाउ कैन आई डू दिस। तो चैलेंजेस बहुत आए, क्योंकि मेरे साथ जो टीचर्स हुआ करती थी वो सब इसी तरह से आई थी बैकग्राउंड से कि वो तैयारी के साथ नहीं थी, तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते थे और चैलेंजेस भी आते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आई एम गुड एट टीम बिल्डिंग, तो मैं हर एक को अपने उसमें कर लेती थी कि मिल के काम करना है, कोऑपरेट करना है। तो ये चीज़ चूँकि हमने कॉलेज से सीखी थी कि किस तरह से आपने लाइक माइंडेड बनाना है लोगों को और उनको अपने गोल में शामिल करना है। So बहुत मज़ा आया then, and that was so, and I still enjoy being among the kids, even though I got the leadership position, लेकिन मुझे आज भी क्लास में जाना उतना ही अच्छा लगता है। मुझे आज भी क्लास में जाके बच्चों के लिए नज़में पढ़ना अच्छा लगता है, कहानियाँ सुनाना अच्छा लगता है, उनके साथ खेलना अच्छा लगता है, और उनको पढ़ाना अच्छा लगता है, उनकी बातें सुनना अच्छा लगता है। मतलब whenever there is a teacher absent, I go to the class and take the class. This is something that I really like. तो और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं फिर टीचर ट्रेनिंग की तरफ भी आई। तो अब नाउ इन द फील्ड कि मैं छोटे बच्चों के साथ भी कनेक्टेड हूँ और बड़ों के साथ भी कनेक्टेड हूँ। वक्त गुजरने के साथ साथ ये हुआ, तो इसमें ये कनेक्टिविटी डेवलप हुई कि जो हम ट्रेनिंग में बता रहे होते हैं तो वो सिर्फ किताबी बातें नहीं होती हैं, बट क्योंकि वो चीज़ हम एक्चुअली क्लासरूम में अप्लाई भी कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि जो सिर्फ किताबों से कनेक्टेड है। वी रियली शेयर द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस टू। जी, थैंक यू सो मच। आसिफ सिद्दीकी साहब हैं, ये कनाडा से हैं। फेसबुक पे मेरी इनसे चैट हुई थी, कल रात बात हुई थी, इन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज लिखा है, मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया। होम इकोनॉमिक्स के बारे में थैंक यू सो वेरी मच आसिफ साहब। और मेरे हाल बहुत सारे लोगों का जो है वो नुक्ता निगाह बदला होगा इसके बारे में कि होम इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ हांडी पकाना नहीं है और सिलाई सीखना नहीं है। दिस इज समथिंग सो बिग, बहुत बड़ी फील्ड है। और मैं ये कहती हूँ कि अगर लड़कियाँ डॉक्टर बनना नहीं चाहती, इंजीनियरिंग नहीं करना चाहती, तो फिर वो बजाय सिर्फ आर्ट्स पढ़कर और सिर्फ सिंपल ग्रेजुएट करके घर में बैठे हैं, उससे बेहतर है कि फिर आप होम इकोनॉमिक्स अप्लाई करें, होम इकोनॉमिक्स ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें आपको जिंदगी का हर पहलू सीखने को मौका मिलता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े अच्छे तरीके से, बड़े आसिफ साहब की तरह मेरे भी नक्ता नजरिया चेंज होगा। नो डाउट के थोड़ा बहुत मैं अवेयर था, लेकिन आपने उस अवेयरनेस को और भी ज्यादा मतलब अच्छे से बताया। और मेरा नो डाउट टाइम तो हो रहा है, लेकिन आप इतने अच्छे से और इतने बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं, तो मेरा दिल कह रहा है कि एक और सवाल कर लो, तो अगर आपकी इजाजत हो। थैंक यू सो मच। तो मेरा ये है कि जैसे कि आपने चाइल्ड डेवलपमेंट भी पढ़ी है, उसके बाद जो है पेरेंटिंग पे आप लिखते भी हैं, तो पेरेंट्स को टिप्स भी देते हो, पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हो, तो ये एक अच्छा मीडियम है लाइव सेशन के जरिए। तो कुछ पेरेंट्स के लिए बेसिक टिप्स कुछ दे दें तो इससे बेहतर होगा, पेरेंटिंग स्किल पे तो बेहतर होगा। और वेल, पेरेंट्स के लिए जो न्यूली पेरेंट हैं जिनका पहला बच्चा है, उनके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जो है वो
अगर अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है तो बच्चे के लिए तैयारी करें और अपने आप को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि देयर इज समवन हु इज कमिंग एंड और आप उसको बहुत अच्छा देखना चाहते हैं। तो अच्छा देखने के लिए पहले आपको अपने आप को अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के साथ ये होता है कि वो जैसा अपने माँ बाप को देखते हैं, उनको रोल मॉडल देखते हैं, तो वो वैसा ही उसको सर्व करते हैं, वैसे ही आपको फिर करके दिखाते हैं। तो अगर आप समझते हैं कि मेरे बच्चे में ये अच्छी बातें हों या ये अच्छी आदतें उसके अंदर आएँ, तो आप अभी से अपने आप को बदल लें और अपने अंदर वो तमाम अच्छी आदतें और बातें जो है इंस्टॉल कर लें। आपको लगता है कि आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा किताबें पढ़ने वाला हो, तो आप किताब पढ़ना शुरू कर दें। आपको लगता है कि मेरा बच्चा जो है वो थोड़ा ह्यूमरस हो, उसके अंदर जोक्स करने की सलाहियत हो, तो आप लतीफ़े पढ़ना शुरू कर दें और लतीफ़े कहना शुरू कर दें। अगर आप समझते हैं कि बच्चों को जो है वो फिज़िकली फ़िट होना चाहिए, तो आप जो है ऐसी प्रैक्टिसेस करें, जैसे सुबह जल्दी उठें, रात को देर से सोएं, वक्त पे खाएं, अच्छा खाएं, सेहतमंद खाएं। तो अभी से आप अपनी रूटीन में ये सारी चीज़ें डाल दें। अगर कोई ख़राब आदत आप में है, जैसे स्मोकिंग करते हैं आप या कोई और इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो उसको ख़त्म कर दें, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी में कोई और शख्स आ रहा है, कोई और एक नई ज़िंदगी आ रही है और जिसे आप बहुत अच्छा देखना चाहते हैं, उसमें कोई ख़राबी नहीं चाहते। तो यू हैव टू रिविजिट योर ओन सेल्फ, योर हैबिट एंड योर रूटीन एंड योर प्रैक्टिसेस, सो दैट यू कैन हैव अ गुड चाइल्ड। और ये माँ और बाप दोनों के लिए है। दूसरी अहम टिप ये है कि ज़िंदगी गुजारने के जो उसूल आप कुछ बना लें, तय कर लें, और उन उसूलों पर माँ बाप का आपस में इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, और ये इख्तलाफ कभी भी बच्चे के सामने नहीं आना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसा माँ की तरफ से कोई ऐसा बच्चे को पाबंदी लगा दी गई है, तो और बाप को से इख्तलाफ है, तो बच्चे के सामने आप दोनों ने यूनाइट रहना है और सपोर्ट करना है उस डिसीजन को। बाद में बेशक आप बेडरूम में जाके या बच्चे की गैर मौजूदगी में उस डिसीजन को आप बेशक रिविजिट कर लें, एक दूसरे से बात कर लें उसके ऊपर कि ये सही है या नहीं है, लेकिन बच्चे के सामने ये कहना कि नहीं ये तुमने क्या कह दिया और ये कैसे हो सकता है, ये तो वही करेगा जिसका दिल चाहेगा, तो ये चीज़ दैट इज़ वेरी रॉन्ग फॉर पेरेंटिंग। बच्चे के लिए बहुत गलत है ये। तो बच्चे के सामने आपने हमेशा यूनाइट रहना है, क्योंकि बच्चे हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। तो वो अगर उन्हें पता चल गया कि आप दोनों के दरमियान इख्तलाफ है, तो वो जो है ना फिर आपके इस इख्तलाफ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी कर सकते हैं और एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। तो आपने हमेशा यूनाइट रहना है। और तीसरी अहम बात ये कि बच्चे की ग़िज़ा का बहुत ख्याल रखें, खाने पीने में उनकी बैलेंस डाइट का ख्याल रखें। अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो स्टार्ट विद इट, क्योंकि अगर आपने कहा कि नहीं बच्चे को हम बैलेंस डाइट देंगे, अच्छी ग़िज़ा देंगे, क्योंकि सब ये बात कहते हैं और हमने किताबों में भी पढ़ा, लेकिन अगर आप बच्चे को कहेंगे आप सब्जियां खाओ, आप फल खाओ और आप ये खाओ, आप वो खाओ, लेकिन यू आर नॉट ईटिंग इट, तो द चाइल्ड विल नॉट ईट इट। वो कहेगा मैं क्यों घास फूस खाऊं, सब लोग तो बर्गर और ये सब खाएं और मैं ना खाऊं, सब लोग कोक पिए और मैं ना पीऊं, तो दैट इज समथिंग रॉन्ग एंड दैट इज रियली रॉन्ग। तो अगर आपने कोई उसूल बच्चे के लिए बनाया है तो यू शुड बी ऑन इट। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हमें जो है वो अगर बच्चे की अच्छी तरबियत करनी है तो इस चीज़ के लिए हमें अपने आप को पूरा बदलना है। और फिर अगर उसूल बना लिए ज़िंदगी के कुछ, तो फिर उसमें कोई जो है फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन कोई वो नहीं होना चाहिए, लाइक उसमें फ्लैक्चुएशन नहीं होना चाहिए कि हाँ आज तो इतनी सख्ती से ये उसूल फॉलो किया गया और कल जो है वो उसूल बिल्कुल उसको जो है वो आपने ख़त्म कर दिया और उसको कह दिया अच्छा जी ठीक है, नहीं तुम रात को देर तक जाग लो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ज़िंदगी के अच्छे उसूल हैं उन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। लाइक आपने वक्त पे खाना है, वक्त पे सोना है, वक्त पे पढ़ना है, लोगों से अदब से बात करनी है, लोगों के इमोशंस का ख्याल रखना है। तो ये सारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझती हूँ कि अगर आप बुनियादी चीज़ें ये अपना लें तो यू कैन बी अ गुड पेरेंट। अमेजिंग। दिल तो नहीं कर रहा है कि आपसे बातें करते ही जाऊं, क्योंकि आपसे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। लेकिन आज का जो हमारा प्रोग्राम का टाइम भी हो गया है, और मैं आपका एक बार फिर से तहे दिल से मशहूर हूँ। आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला, हमें बहुत अच्छी बातें सिखाई, पेरेंटिंग की टिप्स दी, होम इकोनॉमिक्स के बारे में बताया, और नो डाउट बहुत सारे लोगों के जो रवैये चेंज होंगे इसके बाद।
जो हमारा मेन मकसद होता है अवेयरनेस और आगाही के लिए, तो मुझे लगता है हमारा मकसद पूरा हो गया है। तो नाज़रीन, आज हमने बहुत अच्छी बातें सीखी हैं मरियम अजीज चौहान से। बस आप एक फाइनल अच्छा सा मैसेज दे दें, फिर हम शो का एंड कर दें। थैंक यू। फाइनल अच्छा सा मैसेज ये है कि अगर आपने बहुत अच्छा माशरा देखना है ना, लाइक कि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, बहुत पीसफुल हो, बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, तो उसके लिए आपने आज अपने बच्चों पे मेहनत करनी है। तो फिर आप कल ऐसे अच्छे प्यारे सुलझे हुए जिम्मेदार शहरी और लोग देख सकेंगे अपनी सोसाइटी में। लेकिन अगर आज आपने अपने बच्चे पे तवज्जो नहीं दी और उसकी तवज्जो में या उसकी तरबियत में कमी रखी, तो फिर कल हमें जैसा माशरा हमें मिला है वैसा ही माशरा हमारे आगे आने वाले लोगों को भी मिलेगा। तो मैं ये समझती हूँ कि स्टार्ट विद योर चाइल्ड विद इन योर ओन होम, और बच्चों से प्यार करें, शफकत करें, और वो जो करना चाहते हैं लेट देम डू एंड लेट देम एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड बी द पार्टनर विद देम। थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा मैसेज, बड़ा प्यारा मैसेज कि अगर आप अच्छा मुआशरा देखना चाहते हैं तो अभी से काम करें। पहले खुद के लिए, जो बच्चों के लिए असूल बनाते हैं, वो खुद अमल करें, फिर बच्चों को उस पर अमल कराएं। तो अभी से मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह मुआशरा अच्छा बने। बहुत ही जबरदस्त मैसेज। इसी मैसेज के साथ हम आज के शो का एहतमाम करते हैं। व्यूअर्स, अगले लाइव शो में एक और ग्रेट पर्सनालिटी के साथ हम आएंगे और फिर कुछ नया सीखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मरियम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।